एक बार पुनः ज्ञानोदय ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कल अपन ने अध्ययन किया था विश्व के प्रमुख जनजातियों के बारे में, जिसके अंतर्गत अपन ने पढ़ा कि जनजाति शब्द का अर्थ क्या है, जाति और प्रजाति। इन तीनों शब्दों में कहीं समानता तो नहीं है। तीनों शब्दों के अलग अलग जो अर्थ निकल करके आता है उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया। उसके पश्चात अपन ने विश्व के किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं उसके बारे में अध्ययन किया। और आज अपन अध्ययन करने जा रहे हैं उन्हीं जनजातियों में से जो एक प्रमुख जनजाति इस अध्याय में दी गई है, वो है एस्किमो जनजाति। तो देखो बच्चों, एस्किमो जनजाति जो है, इसका एस्किमो का जो शाब्दिक अर्थ निकलता है वह है कच्चा मांस खाने वाला। अब ये कच्चा मांस क्यों खाते हैं, कारण क्या है इसका? तो मैंने कल आपको बताया था, एक बार पुनः इसके बारे में चर्चा कर लेता हूं कि ये जो जनजाति है वो उत्तरी अक्षांश जो है, इस उत्तरी अक्षांश में 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य निवास करती है। डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य निवास करती है। अब 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य जो जनजाति निवास करती है, वहां पर लंबी शीत ऋतु होती है। और लंबी शीत ऋतु होने के साथ साथ में वहां पर दिन की जो अवधि होती है, दिन का जो समय सीमा होती है वो छोटा होता है, यानी कुछ ही घंटों का दिन है वो निकलता है, जिसके कारण सही तरीके से इन लोगों को तापमान है वो नहीं मिल पाता। और इसके साथ साथ में आधुनिक सुख सुविधा के जितने भी जो साधन हैं, यानी घर परिवार के अंतर्गत जो साधन अपन को चाहिए, वो साधनों का अभाव इस जनजाति के लोगों के पास में देखने को मिलता है। इसीलिए ये जनजाति के जो लोग हैं वो कच्चा मांस खा करके ही अपना जीवन यापन करते हैं। इसके पश्चात एस्किमो जनजाति की यदि अपन जीवन परिचय की बात करें कि इसके जीवन के अंतर्गत इस अध्याय में अपन कौन कौन से तथ्यों का अध्ययन करने जा रहे हैं, तो देखो बच्चों, इसके अंतर्गत 6 पॉइंट इसके अंतर्गत दिए गए हैं। पहला, इसकी शारीरिक विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। दूसरा, इसके निवास क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। तीसरा, इसके आर्थिक क्रियाकलाप यानी ये कौन कौन से कार्य करते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चौथा था समाज व संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे। पांचवा था वातावरण समायोजन, यानी उस ठंडे वातावरण के साथ में ये कैसे तालमेल बिठा लेते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और चौथा पॉइंट इसके अंतर्गत ये अध्ययन करेंगे कि आधुनिक संस्कृति से इनके संबंध है वो कैसे बने हुए हैं। तो अब सबसे पहले इनकी जो परिभाषा है, वो जो पहला पॉइंट निकल करके आता है शारीरिक विशेषताओं वाला, इसकी चर्चा है वो अपन करते हैं कि इनकी जो शारीरिक विशेषता है वो कैसी है। सबसे पहले इनकी शारीरिक विशेषताओं के बारे में अपन ये कह सकते हैं कि ये मंगोल प्रजाति से संबंधित हैं। मंगोल प्रजाति से संबंधित, यानी कि शब्द फिर आ गया प्रजाति। कल अपन ने अध्ययन किया था इसके बारे में कि इसके अंतर्गत स्पष्ट बताया था मैंने आपको कि यह प्रजाति का अर्थ होता है जिसमें नस्ल, रंग, रक्त समूह, शारीरिक बनावट आदि के आधार पर ये अलग इकाई बनती है। तो मंगोल के जो प्रजाति के जो लोग हैं उनके जो शरीर के अंतर्गत जो लक्षण पाए जाते हैं, उसी लक्षणों के आधार पर इनकी शारीरिक बनावट है वो देखने को मिलती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस जनजाति के यानी कि एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं वो कहीं न कहीं इस जनजाति के लोगों से या इस प्रजाति के लोगों से ताल्लुकात रखते हैं। इनकी जो रचना हुई है वो इस प्रजाति से हुई है। दूसरा, इसके अंतर्गत कैसे कह सकते हैं अपन कि मंगोल प्रजाति, ऐसा शारीरिक लक्षण क्या देखने को मिला, यानी कि मंगोल प्रजाति के जो लोग थे उनकी जो त्वचा का रंग है वो पीला होता है। और कहीं न कहीं इस जनजाति के लोगों का जो रंग है वो भी कहीं न कहीं पीलापन लिए हुए है। पूरा का पूरा पीला तो नहीं है, लेकिन पीलापन लिए हुए है, पीलापन लिए हुए भूरा है। तो इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि मंगोल प्रजाति के जो शारीरिक जो लक्षण हैं वो इस प्रजाति में भी देखने को मिलते हैं। तो इसके अंतर्गत ये कह सकते हैं कि त्वचा का रंग
पीलापन लिए हुए भूरा है। ये स्पष्ट करता है कि त्वचा का जो रंग है वो पीला तो होता है मंगोल प्रजाति का, लेकिन उनके शारीरिक लक्षण इस जनजाति में है तो त्वचा का रंग पीलापन लिए हुए भूरा है। अगला पॉइंट इसके अंतर्गत ये कर सकते हैं कि जो चेहरा है वो चेहरा सपाट व चौड़ा होता है, यानी चेहरे की जो बनावट है वो चौड़ा और उसके साथ में सपाट वो देखने को मिलता है। अगला इसके अंतर्गत ये कह सकते हैं कि कद मंजला, जिसे अपन बिचौला बोलते हैं, बीच का जो कद होता है मंजला, वह ये कह सकते हैं कि नाक चपटी होती है। अगला पॉइंट इसके अंतर्गत ये आ जाता है कि जबड़ा भारी और दांत मजबूत होते हैं। जबड़ा भारी व दांत मजबूत क्यों होते हैं? जबड़ा भारी क्योंकि ये कच्चे मांस का सेवन करते हैं। कच्चा मांस चबाने के लिए बहुत सारे ताकत लगती है, जिसके कारण इनका जबड़ा है वो भारी हो गया और दांत है वो मजबूत हो गए। अगला पॉइंट इसके अंतर्गत कह सकते हैं कि आंखें तिरछी, कथई व गहरी होती हैं। ये इसकी शारीरिक विशेषताएं प्रदर्शित करती है। कहने का मतलब एस्किमो जो जनजाति है वो मंगोल प्रजाति से संबंधित है, यानी इसके जो शारीरिक लक्षण हैं जो नीचे देखे हैं ये कहीं न कहीं मंगोल जाति के लोगों में देखने को मिले थे। त्वचा का रंग पीलापन लिए हुए भूरा होता है, चेहरा सपाट और चौड़ा होता है, कद मंजला व नाक चपटी होती है, जबड़ा भारी व दांत मजबूत होते हैं, आंखें तिरछी, कथई व गहरी होती है। यहाँ से भी एक छोटा प्रश्न 1 नंबर का पूछा जा सकता है कि एस्किमो जनजाति की कोई 2 शारीरिक विशेषताएं बताइए। तो इस आधार पर अपन ये 4-5 जो पॉइंट हैं, इन पॉइंटों के आधार पर अपन है वो इनकी शारीरिक विशेषताओं के बारे में आसानी से बता सकते हैं। ये इसका पहला पॉइंट हो गया। अब अपन दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि एस्किमो जनजाति का जो निवास क्षेत्र है, यानी कहां से लेकर के कहां तक और किन किन क्षेत्रों के अंतर्गत ये जनजाति है वो निवास करती है। तो दूसरा पॉइंट बच्चों इसके अंतर्गत आ जाता है निवास क्षेत्र, यानी इनका रहन सहन का स्तर कौन से क्षेत्रों में है। टुंड्राई क्षेत्रों में नाम तो अपन ने ले लिया टुंड्रा प्रदेश, लेकिन टुंड्रा प्रदेशों में भी किन किन क्षेत्रों के अंतर्गत ये जनजाति है वो फैली हुई है। इसके अंतर्गत ये कह सकते हैं कि ये है जनजाति, ये है जनजाति अलास्का से लेकर जल डमरू नदी तक फैली हुई है। यानी ये है जनजाति अलास्का से लेकर जल डमरू नदी तक फैली हुई है। कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, कोई नाम उसके अंतर्गत पूछ लिया जाए तो ये कह सकते हैं कि इन क्षेत्रों के अंतर्गत अलास्का, उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड, स्कैंडिनेविया व उत्तरी साइबेरिया के क्षेत्रों में ये जनजाति है वो निवास करती है। यानी अलास्का, उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड, स्कैंडिनेविया व उत्तरी साइबेरिया के मध्य है वो ये है जनजाति है वो निवास करती है। ये जो नाम अपन ने शॉर्ट में लिया अलास्का से लेकर जल डमरू मध्य तक, यानी इन क्षेत्रों के अंतर्गत ये जो
क्षेत्र आ जाते हैं, अलास्का, उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड, स्कैंडिनेविया व उत्तरी साइबेरिया, इन क्षेत्रों के अंतर्गत ये है जनजाति है वो निवास करती है। अब बच्चों समस्या यहाँ आकर के एक और खड़ी हो जाती है कि ये जनजाति, यदि कोई अपन से ये पूछ ले कि विश्व के मानचित्र के अंतर्गत ये है जनजाति जो है, जो इन क्षेत्रों का नाम अपन ने लिखा है, ये क्षेत्र विश्व के मानचित्र में कहाँ कहाँ पर है, तो वो जानकारी का भी होना अपने पास में जरूरी है। पीछे मैंने बताया था 60 डिग्री से 75 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य ये पाई जाती है, तो उन्हीं के मध्य ये क्षेत्र है वो देखने को मिलते हैं। विश्व के मानचित्र के अंतर्गत मैं दिखाता हूं आपको कि ये क्षेत्र कहां कहां पर पाए जाते हैं। यानी इसके अंतर्गत ये कह सकते हैं कि विश्व के जो अलास्का का जो भाग है ये 60 डिग्री है, ये 75 डिग्री है, और उत्तरी अक्षांश है ये उत्तर की तरफ है, तो ये अलास्का का भाग आ गया। और इसके साथ साथ में इनके बीच बीच में यदि चले अपन तो उत्तरी कनाडा का भाग आ गया, ये ग्रीनलैंड का बीच का भाग आ गया, और उसके साथ में ये स्कैंडिनेविया का भाग आ गया, और ये यहाँ पर साइबेरिया का मैदानी क्षेत्र है वो आ गया। इन क्षेत्रों के अंतर्गत ये है जनजाति है वो निवास करती है। यानी 60 डिग्री से 75 डिग्री की जो पट्टी बनी हुई है, इस पट्टी के मध्य ये है जनजाति है वो निवास करती है। अब आगे इसके अंतर्गत दिया गया है कि यह जो जनजाति है अलास्का, उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड, स्कैंडिनेविया व उत्तरी साइबेरिया में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। इसके आधार पर कई बार है वो प्रश्न पूछा जाता है। यानी अलास्का, कनाडा व ग्रीनलैंड, इसके अंतर्गत तो इस जनजाति को एस्किमो के नाम से पुकारते हैं। यानी तीन जो क्षेत्र रह गए अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, इन तीनों क्षेत्रों में तो इस जनजाति को किसके नाम से पुकारते हैं? एस्किमो के नाम से पुकारते हैं। स्कैंडिनेविया जो है स्कैंडिनेविया क्षेत्र जो है लेप्स के नाम से, यानी स्कैंडिनेविया क्षेत्र के अंतर्गत लेप्स के नाम से पुकारा जाता है। और उसके पश्चात उत्तरी साइबेरिया का जो भाग बच गया, उत्तरी साइबेरिया का जो क्षेत्र बच गया, इस उत्तरी साइबेरिया के क्षेत्र के अंतर्गत इस जनजाति को याकुत, चुकजी और तुंग, याकुत, चुकजी व तुंग नाम से जाना जाता है। अब यहां से फिर एक प्रश्न बन जाता है। पहला प्रश्न तो बता दिया कि एस्किमो जनजाति कौन से क्षेत्रों के अंतर्गत निवास करती है, तो अलास्का, उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड, स्कैंडिनेविया व उत्तरी साइबेरिया के क्षेत्रों के अंतर्गत यह है जनजाति निवास करती है। दूसरा प्रश्न यह आ गया कि इन क्षेत्रों के अंतर्गत इस जनजाति को किस किस नाम से जाना जाता है, तो अलास्का, कनाडा व ग्रीनलैंड के अंतर्गत एस्किमो के नाम से जाना जाता है, स्कैंडिनेविया में लेप्स के नाम से जाना जाता है, और उत्तरी साइबेरिया के अंतर्गत याकुत, चुकजी व तुंग नाम से जाना जाता है। अब आगे इसके अंतर्गत प्रश्न ये बन जाता है कि उल्टा भी पूछा जा सकता है कि तुंग, चुकजी या याकुत जो जनजाति है वो कौन से क्षेत्रों के अंतर्गत निवास करती है, उत्तरी साइबेरिया, लेप्स, स्कैंडिनेविया और एस्किमो, ग्रीनलैंड, कनाडा और अलास्का। इन जनजातियों के नाम अलग अलग दिए गए हैं, लेकिन शारीरिक बनावट एक जैसी ही है। अलग अलग क्षेत्रों में इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, बल्कि लक्षण वो जो एस्किमो में है वो ही तुंग में देखने को मिलते हैं। अब बात करें इनके निवास क्षेत्र की, ही अपन बात कर रहे थे कि इनके निवास क्षेत्र वो है कैसा। तो क्षेत्रों की तो अपन ने अध्ययन कर ली, वहां का वातावरण कैसा है, किस तरीके से ये लोग रहते हैं। तो यहाँ पर लंबी शीत ऋतु है वो देखने को मिलती है, लंबी शीत ऋतु है वो देखने को मिलती है। इनके निवास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के अंतर्गत बर्फीली आंधियां चलती हैं। जिस तरीके से अपने भारत के अंतर्गत धूल भरी आंधियां होती हैं, उसी तरीके से इन क्षेत्रों के अंतर्गत बर्फीली आंधियां हैं वो देखने को मिलती हैं।
के साथ साथ में तापमान है 0 डिग्री से नीचे पाया जाता है। कठोर जीवन होता है इनका, यानी वो अपन समझ सकते हैं कि तापमान जहाँ पर 0 डिग्री से नीचे है वहाँ पर इन लोगों का जीवन है वो कैसा हो सकता है, तो कठोर जीवन है वो देखने को मिल सकता है। यानी लगातार बर्फ की बर्फ जमी रहने के कारण उस जगह पर ये भी कह सकते हैं कि वनस्पति का अभाव है वो पाया जाता है, यानी वनस्पति का अभाव पाया जाता है। अब वनस्पति का यदि अभाव पाया जाता है तो जाहिर सी बात है कि वहां पर जीव जंतु हैं वो भी कम पाए जाते हैं, तो कुछ ही प्रकार की प्रजातियां हैं वो वहां पर देखने को मिलती है। ये कह सकते हैं कि ध्रुवीय भालू है वो वहां पर पाए जाते हैं, रेंडियर जो कुत्ते होते हैं वो वहां पर पाए जाते हैं, कैरिबो यानी ये कह सकते हैं कि अपने यहाँ पर जिसका नाम बारहसिंगा बोलते हैं तो वो ध्रुवीय क्षेत्रों के अंतर्गत उसी प्रजाति की नस्ल पाई जाती है, उसको बोलते हैं कैरिबो। और अन्य प्रकार के छोटे छोटे जो जीव हैं जैसे लोमड़ी है वो भी पाई जाती है। ये जीव इनके पाए जाते हैं और इसके साथ में एक इनका प्रमुख जो भोजन बनता है वो है मछली, वो पाई जाती है। इन्हीं के आधार पर ये अपना जीवन यापन करते हैं, यानी इन्हीं का शिकार करते हैं और इन्हीं शिकार के आधार पर ये क्या करते हैं, अपना जीवन गुजारते हैं। ये इसका हो गया निवास। तो बच्चों आज अपने 2 पॉइंट कर लिए। पहला इसके अंतर्गत जो इनकी शारीरिक विशेषता है उसका अध्ययन किया और दूसरा आ गया इसके अंतर्गत इनका निवास क्षेत्र। धन्यवाद।